the distance between two slits is 0.1 millimeter and wavelength of light is this meter. If width of fringe of the screen is 4 millimeter, the distance between screen and slit is. तो बेटे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताया था डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. आप सब बच्चों को एक फॉर्मूला बताया. उसने आपसे ये पूछा है इसमें ये l क्या है, स्क्रीन का और स्लिट का डिस्टेंस. तो इस l की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा y इनटू d ओवर लैम्डा. ठीक है. अब उसने द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ये d है, दो स्लिट में डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर है, तो d की जगह 0.1 और मिली की जगह -3 आ जाएगा, -3 डेल्टा y. और वेवलेंथ उसने गिवन दी है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7. वेवलेंथ की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 आ जाएगा. फिर बेटे उसने आपको गिवन दिया है if the width of the fringe on the screen is 4 millimeter, डेल्टा y है 4 मिलीमीटर, मिली की जगह -3 आ जाएगा, -3. अब बेटे अगर तो ये क्वेश्चन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया है जहां पर कैलकुलेटर अलाउ है, फिर तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप इजीली कैलकुलेटर को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन का बेटे आप आंसर निकाल लेंगे. लेकिन स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आ गया जहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो बेटे फिर आपको ये जुबानी करना पड़ेगा. वो कैसे करेंगे आप, 4 और 4 तो बेटे कैंसिल हो जाएंगे, 0.1 इधर -1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 -1 -3 -7 और -7 नीचे वाले -7 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 मीटर आ जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में a telescope have angular magnification 10, the eyepiece has a focal length 26, approximate distance between objective and eyepiece lens. बेटे आपने यहाँ पर बताना है लेंथ between two lens f0 plus f. तो बेटे अगर आप देखें तो आपको f फोकल लेंथ eyepiece की गिवन है 26 और f0 किसके इक्वल है. f0 हमें कैसे पता लगेगा, हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है f0 ओवर f2. तो यहां से mfe से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब mfe से मल्टीप्लाई होगा तो हमें f0 मिल जाएगा. m कितना है बेटे बताएं, m की वैल्यू हमारे पास है 10 और जब 10 26 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 260 आ जाएगा, तो 260 प्लस 26 क्या हो जाएगा बेटे, 286. ठीक है. तो वहां पर राइट ऑप्शन आ जाएगी 286 अल्फा. बेटे सिर्फ एक मिनट में मार्कर चेंज कर रहा हूं.
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाए। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है इन पैटर्न इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वी ऑब्जर्व। बेटे इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस नजर आती हैं, मैंने आपको बताया था कि वो फ्रिंजेस इक्वल होती हैं, तमाम मैक्सिमा इक्वल विड्थ के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अ ऑक्टागोनल मिरर इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। ये स्पीड ऑफ लाइट का टॉपिक है, उसमें से सवाल है। अगर आपको याद हो कल का लेक्चर, तो मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बताया था 16 f और f की जगह आ जाएगा 16 d/t। ये t इधर आ जाएगा और c इधर आ जाएगा, तो t आ जाएगा 16 d/c। राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे कहता है कि अगर वेवलेंथ जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 5000 है, तो आपने रिस्पेक्टिव रिजॉल्विंग पावर्स फाइंड करनी है। तो बेटे आप लोगों को मैंने रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला बताया था। रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू d/1.22 लैम्डा। अगर आप देखें तो रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्स है। अगर रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्स है तो इनकी रेशियो भी इनवर्स होगी। ठीक है, R1 और R2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 और लैम्डा 1। अब जो उसने वेवलेंथ बाद में बोली है वो कितनी है 5000, तो ऊपर लिखें 5000 और लैम्डा 1 किसके इक्वल है 4000। बेटे यहां पर आ जाएगा 5/4, 5:4 सही हो गया। डेल्टा a young double-slit experiment is set up for interference is shifted from air to water। बेटे अगर आपको याद हो ये सवाल भी आपको करवाया था, जिस बच्चे ने लेक्चर ध्यान से सुना वो तमाम सवाल कर लेगा आपसे। लैम्डा L/ND। मैंने बेटे आपसे बोला कि अगर आप एयर से वाटर में जाएंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वाटर भारी मीडियम है। अगर आप एयर से वाटर में जाएंगे, शिफ्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, मैक्सिमा का डिस्टेंस कम हो जाएगा पहले से। ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है आपको सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा डिक्रीज। अ मेटल कॉइन इज एट द बॉटम ऑफ अ बीकर फिल्ड विद वाटर ऑफ अ हाइट 6 सेंटीमीटर। ये रियल डेप्थ है। To an observer looking from above from the surface of water to the coin will appear the depth by। तो जो बंदा ऊपर से देखेगा उसको डेप्थ कितनी अपीयर होगी आपने ये बताना। अंडरस्टैंड? इसके लिए बेटे आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए। ये पास पेपर का सवाल है। अगर आपको याद हो कल के लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था रियल डेप्थ ओवर एवरेज डेप्थ। रियल डेप्थ किसके इक्वल है? रियल डेप्थ 6 है, एवरेज डेप्थ इधर आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर आ जाएगा। आपने एवरेज डेप्थ बतानी है, तो n इधर आ जाएगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, इसको हम कहते हैं 1.33। बेटे यहां पे आ जाएगा 6 × 10³ और 4, इतनी बाय 4.5 आ जाएगा। ठीक है, ये पास पेपर का सवाल है। The bending of the light around the corner of the obstacle is called diffraction. A very simple question. It's called diffraction, bending of light. In YDSC, the frequency of coherent stares is f. The distance between screen and slit is 1 meter. If the screen is moved 0.5 meter towards source, the fringe width will be। तो बेटे देखिए वो कह रहा है अगर स्क्रीन को मूव करें 0.5 मीटर टुवर्ड्स सरफेस, मतलब वो L को आधा कर रहा है। L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। तो अगर आप देखते हैं इस फॉर्मूले में जो डेल्टा y L के डायरेक्ट है, अगर डेल्टा y L के डायरेक्ट है तो स्क्रीन को स्लिट के करीब लेके जा रहा है, L को आधा कर रहा है, तो L आधा होगा तो डेल्टा y भी आधा होगा, हाफ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 10 में an unpolarized beam of intensity 2a square passes through a polaroid। बिल्कुल ठीक है। Assuming zero absorption in the polaroid,
इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट प्लेन, देखिए ना बेटे, मेरी बात सुनिए, देखिए वो पहले कहता है कि लाइट अनपोलराइज है, तो अनपोलराइज लाइट ये, इसकी इंटेंसिटी क्या 2a से, एक पोलराइज से गुजरने के बाद तो प्लेन पोलराइज हो जाएगी। अगर ये वाला पोर्शन अब्सॉर्ब हो गया है तो अब ये प्लेन है, प्लेन, तो प्लेन अब देखिए ना, पहले ये दो दो प्लेन में 2a स्क्वायर है, जब ये अनपोलराइज से पोलराइज होगी तो ये सिंगल प्लेन में होगी, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाफ a स्क्वायर। सर लेकिन एब्जॉर्प्शन 0 कह रहे हैं बेटे, assuming zero absorption in the polarized, इसका बेटे मतलब पता क्या है, देखिए वो जीरो absorption बेटे पता है कौन सी कह रहा है, ये पोलराइड है, पोलराइड का मतलब ही क्या है, पोलराइड में जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला दरमियान वाला, ये जरा देखना, ये देखो मैं जो पोलराइड एक बनाता हूँ, यहाँ पे पोलराइड एक बना रहा हूँ, आपने बड़े ध्यान से इसको देखना है, ये वाला उसकी क्वेश्चन का मतलब पता क्या है, इस पोलराइड में से जो ये वाला पोर्शन है इसमें एब्जॉर्ब नहीं हुई, ये वाली सीधी गुजर रही है, मतलब जो प्लेन है उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, ये वाली चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई। क्योंकि अगर आप देखिए उसने बोला है पहली लाइन में अनपोलराइज और आखिरी लाइन में प्लेन पोलराइज, तो ये अनपोलराइज से प्लेन पोलराइज हुई है, तो इसकी इंटेंसिटी पहले से आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 में, under which of the following set of condition will the separation of bright fringes of the double slit is greatest? 11 में आपने बताना है कि ब्राइट फ्रिंजेस में सेपरेशन कब बढ़ेगी, मतलब डेल्टा वाई कब इंक्रीज होगा। डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एल ओवर डी। तो डेल्टा वाई कब बढ़ेगा, जब लैम्डा बढ़ेगा, एल बढ़ेगा और डी कम होगा, लैम्डा बढ़े, एल बढ़े, डी कम हो, डी कम हो, distance will become small, distance between slit becomes small, wavelength will increase, distance from slit to screen L will become large. Question number 12 में आपने बताना है distinct vision, eye का, eyes focus at an distance of 25 सेंटीमीटर, कल बताया था बेटे आप, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है, इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने ये बताना है 13 नंबर फिगर के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि व्हाट इज द सेपरेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, मतलब आपने डेल्टा वाई बताना है। सेपरेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब है डेल्टा वाई, तो बेटे डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा डेल्टा वाई। लैम्डा किसकी इक्वल है बेटे, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -7, एल किसकी इक्वल है बेटे, 1.5 मीटर, और बेटे डी किसके इक्वल है, 3 मिलीमीटर, दो स्लिट्स का डिस्टेंस 3 मिलीमीटर, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1.5 से मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और ये -7 ऊपर जाके प्लस का माइनस से पूरा प्लस हो जाएगा, बेटे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पर -7 मिलीमीटर कितना आएगा, -1 तो -3 मिलीमीटर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0.3 मिलीमीटर। राइट ऑप्शन इज 4 मिलीमीटर। और ये जो इंटरफेरेंस है ना, इसके सवाल बहुत आते हैं, तो ये आपने बड़ी अच्छी तरह करना है। इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, देन मैग्नीफाइंग पावर इज, बेटे ये भी आपको करवाया हुआ है। मैं आपसे हर रोज एक बड़ी सिंपल रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चा मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनता है उसके लिए टेस्ट अटेम्प्ट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बेटे अगर इमेज इंफिनिटी के ऊपर बने तो मैंने फॉर्मूला बताया था डी बाय एफ, डी बाय एफ हमने प्रूव किया था। अब डी किसके इक्वल है, नियर 0.25 है, फॉर्मूला 25 आया, मैंने इसका सवाल भी करवाया था।
अल्फा ऑप्शन आ जाएगी बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन में टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंथ ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस सेंटीमीटर, देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नॉर्मल विजन। तो बेटे मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए सिर्फ आपने 200 को 2 से डिवाइड कर देना है, एफ नॉट ओवर एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ ओवर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंथ। राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगा 15 में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। Polaroid glass is used as a sun glass because it reduces the light intensity to half on account of polarization. It is fashionable नहीं, it has a good color ये भी गलत है। चीपर तो होती नहीं, बड़ी महंगी होती, मैं आपको बता रहा था। कभी आप जो है ना वो फास्ट ट्रैक या एडिडास के आउटलेट पे जाके पूछें जरा उनसे कि हमें ओरिजिनल पोलराइड सन ग्लासेस चाहिए, तो बड़ी महंगी आती है। वो अक्सर पठान भी कह रहे होते हैं ये पोलराइड है, तो वो पठान गलत कह रहा होता है, पोलराइड नहीं होती। टाइम टेकन बाय लाइट टू पास थ्रू 4 मिलीमीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। आपने ये बताना है कि जब लाइट इस ग्लास प्लेट में से गुजरेगी जो कि 4 मिलीमीटर थिक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, देखिए N is equal to C over V। आपने क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, C की वैल्यू आपको गिवन है, आपने टाइम टेकन बाय द लाइट टू पास थ्रू ग्लास, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है। इट स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। यहां से टाइम ऊपर चला जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम E। आपने T निकालना है, ये S इधर आ जाएगा, C नीचे आ जाएगा। T किसके इक्वल होता है, NS ओवर C, ठीक है। N किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और S क्या है, ग्लास स्लैब का डिस्टेंस 4 मिलीमीटर, यहां पर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁷, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁻⁸, 4 सॉरी 1.5 और 4, ये जाएगा 1.5 को 4 से पहले 5 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5 6 6/3 मल्टीप्लाई बाय -11, प्लस से माइनस हो जाएगा, 2 × 10⁻11, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, two coherent source produce a dark fringe, then phase difference will be। अपने नोट्स निकाल कर चेक कर लें, अपने नोट्स निकाल के चेक करें जरा, इसको हम हटाने जा रहा हूं बेटे। सर पिछले क्वेश्चन में आपने S की जगह क्या पुट किया, बेटे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये डिस्टेंस को थिकनेस भी ले सकते हैं आप, तो ये v की जगह डिस्टेंस ओवर टाइम आया, ये t पर चला के डिस्टेंस नीचे आ गया, यहां से आपने t ज्यादा किया, t निकालना था। सर मैं वैल्यू पूछ रहा था क्या पुट की है, वो नजर नहीं आ रहा। 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। यस C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 और S की 4 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी, अगर बेटे मुझे बताएं जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपको मैंने बताया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पावर डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा लैम्डा 3 λ/2, सॉरी λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड सो ऑन।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार डिफरेंस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार डिफरेंस। लेकिन उसने पार डिफरेंस नहीं पूछा, फेज डिफरेंस पूछा, फेज डिफरेंस। तो अगर पाथ डिफरेंस गिवन हो तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है 2 पाई डेल्टा एस ओवर लैम्डा। डेल्टा एस की जगह ये वैल्यूज पुट करते हैं, जब डेल्टा एस की जगह लैम्डा का करेंगे पाथ डिफरेंस आ जाएगा पाई, 3 लैम्डा का पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 पाई, डेल्टा एस की जगह 5 का पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पाई एक्स ओवर। तो ये हमारे पास है फेज डिफरेंस की। जब डार्क फ्रिंज बनेगी तो ये पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन है, ये मैंने आपको बेटे लिखवाई हुई है, और ये फेज डिफरेंस की इक्वेशन। अब अल्फा ऑप्शन तो नहीं है, जीरो नहीं है, चार्ली भी नहीं है। अगर आप डेल्टा ऑप्शन देंगे ना, उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है 2n - 1, 2n - 1 into 5, और n की वैल्यू लिखी है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड सो ऑन। जब मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, 1 2 into 1 2 minus 1 पाई आ जाएगा। जब मैं n की जगह 2 लिखूंगा 2 into 2 4 minus 1 3 आ जाएगा। जब मैं n की जगह 3 लिखूंगा 2 into 3 6 6 minus 1 5 आ जाएगा। राइट आंसर डेल्टा है। डेल्टा में जो इक्वेशन बन रही है वो फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग पूरा उतर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, in double slit experiment for light of which color the fringe will be maximum, कौन से कलर के लिए फ्रिंज विल बी मिनिमम, सॉरी। बेटे डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एन ओवर डी। इस कलर के लिए डेल्टा वाई सबसे छोटा होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी सबसे, तो सबसे कम किसकी वेवलेंथ है? वायलेट की, वायलेट अल्फा ऑप्शन। If the sodium light in YDSC is replaced by red light, the fringe width will, अगर मैं सोडियम लाइट के जरिए बजाय रेड लाइट यूज करूंगा, बोलेंगे सर सोडियम लाइट कौन सी होती है? सोडियम येलो लाइट। YDSC वाला एक्सपेरिमेंट अगर आप बुक में देखें तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने येलो लाइट यूज की है, वो येलो सोडियम लाइट है, सोडियम सोर्स से निकली है येलो लाइट। अगर मैं येलो लाइट के बजाय रेड लाइट यूज करूं तो बेटे आपको पता है कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ येलो लाइट से ज्यादा है। तो अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा वाई बढ़ेगा, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। तो बेटे राइट ऑप्शन आ जाएगा बीटा इंक्रीज। 21 में उसने सिर्फ ब्रैग इक्वेशन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, ब्रैग्स इक्वेशन। तो बेटे ब्रैग इक्वेशन का फॉर्मूला आपको बताया था, sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। बेटे यहां पर क्या आ जाएगा? d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2। चारवी ऑप्शन, सॉरी बीटा ऑप्शन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी का वेलोसिटी से, फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। एम्पलीट्यूड Michelson interferometer is an instrument that can be used to measure distance having precision of। बेटे देखें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट है ना वो बस आप याद रखते हैं लैम्डा बाय 4 होता है। इसका बेटे हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 मीटर। स्क्रीव वर्नियर कैलिपर का 0.01 मीटर, स्क्रीव गेज का 0.001 मीटर। इसी तरह जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसका लीस्ट काउंट है लैम्डा बाय 4। अब लैम्डा बाय 4 इतनी छोटी वैल्यू है, देखिए लाइट की वेवलेंथ नैनोमीटर में, अगर मैं 400 नैनोमीटर को रेडियस अगर मैं वॉलेट लाइट यूज कर रहा हूं, वॉलेट की वेवलेंथ ये है तो इससे डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 100 नैनोमीटर। मतलब कि अगर दो पॉइंट्स में डिस्टेंस 100 नैनोमीटर है ना, इतना कम डिस्टेंस आप माइकलसन इंटरफेरोमीटर से वो भी मेजर कर सकते हैं। इसलिए तो हमने इसको बोला है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर
is a device which is used to measure distance with highly accuracy. ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। आप बोलेंगे सर डी क्यों नहीं आएगा? बेटे λ/8 एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपको याद हो स्टेशनरी वेव में आप लोगों ने पढ़ा होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज λ/4। Which one of the following is nearly monochromatic? बेटे यंग्स ने ना अपने एक्सपेरिमेंट में सोडियम लैंप यूज किया था जिसकी लाइट येलो थी। सोडियम लैंप जो है ना वो लेजर के लिए यूज होते हैं, तो लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक है, तो ये इंफॉर्मेशन है लाइट फ्रॉम सोडियम लैंप। चार्ली अंजी 25 आप बताएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी obtained when a ray goes from। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती कब है? जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। डेंसर से रेयर, तो कह रहे हैं इनमें से किसमें नहीं होगी? तो ग्लास डेंसर है, एयर रेयर है, तो अल्फा ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है। बीटा ग्लास से वाटर, तो ग्लास और वाटर का कंपैरिजन करेंगे तो ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है, बीटा भी ठीक है। डेल्टा वाटर टू एयर, तो ठीक है, वाटर डेंसर है, एयर रेयर है। लेकिन चार्ली वाटर टू ग्लास, रेयर से डेंसर, वाटर लेस डेंसर है, ग्लास हाई डेंसर है, तो ये रेयर से डेंसर हो रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होती है, मैंने कल बताया था, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है। तो सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं। A convex lens of focal length 20 cm produce real image 2 times of the object. Distance of the real object from the lenses. ऐसा सवाल मैंने आपको परसों करवाया था। बेटे उसने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बताई है 20 सेंटीमीटर, और बेटे उसने बताया है प्रोड्यूस अ रियल इमेज, और वो रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। q is equal to 2p, image is 2 times of the object. Then what is the distance of real object? आपने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया है p, लेंस फॉर्मूला 1/f equal to 1/p plus 1/q। 1/, आपने p बताना है, तो ये 1/p इधर ही रहेगा, इधर हो जाएगा 1/f minus 1/p। 1/f 1/2 1/q की जगह हमारे पास आ जाएगा 2p is equal to 1/2। ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/p plus 1/2 1/2। 2p और p का एलसीएम आ जाएगा 2p, यहाँ पर आएगा 2 plus 1 1/20, ये हो जाएगा 1/20 is equal to 3/2। p इधर आ जाएगा 3/2 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा अल्फा। 27 the least distance of distinct vision increase with age। एज के बढ़ने से आपका नियर पॉइंट बढ़ता है, तो आपको जो है ना वो अक्सर बुढ़ापे की एज में ग्लासेस लगवानी पड़ती है, क्योंकि आपको करीब की चीजें 25 सेंटीमीटर पे क्लियर नजर नहीं आती। 28 Michelson interferometer is usually used to determine wavelength of light। Michelson interferometer का आपको फॉर्मूला बताया था L is equal to m lambda। इस फॉर्मूले से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा वेवलेंथ। If the refractive index of water is this and glass is this, the critical angle is। तो बेटे कल मैंने आपको बताया है क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला sin इनवर्स n2 by n, sin इनवर्स n2 by n। इसमें मैंने कल आपको बताया था n2 रेयर मीडियम है और n1 डेंसर मीडियम है। अब आप जरा खुद देखें n2 और n1 में से रेयर और डेंसर कौन है? वाटर, वाटर रेयर है, ग्लास डेंसर है, तो n2 की जगह क्या आ जाएगा? n2 की जगह 4/3
और n1 की जगह क्या आ जाएगा, n1 ग्लास 5/3, 1/3 1/3 से कैंसिल, साइन इनवर्स 4/5, सी ऑप्शन। The image of the distant object as seen through an astronomical telescope। बेटे कल बताया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनता है वो वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। अपने रजिस्टर निकाल के चेक कर लें या फिर कल जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था व्हाइट बोर्ड का वो चेक कर लें, फाइनल इमेज इन्वर्टेड और वर्चुअल मैंने लिखा हुआ है। 31 में if the focal length f is immersed into a liquid of the same refractive index of the lens, the focal length of the lens will be। बेटे 31 में एक बड़ा मुश्किल सवाल है, ऐसे सवाल यूजुअली जीआईके में आते हैं, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट के टेस्ट में। बेटे वो आपसे कह रहा है कि a convex lens of focal length f is immersed in a liquid of the same refractive index। ये देखिए ये ना मेरे पास एक लेंस है, आपको पता है जब लाइट रेज आती है तो वो लाइट रेज बेंड होती है, कहां से मिलती है, एफ में से। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कुछ और है, साइडों पे एयर है उसका कुछ और है। अब वो कह रहा है कि आपने कन्वेक्स लेंस को एक ऐसी जगह पे रखा है, मतलब अब आपने इसको एयर में नहीं रखा, लेट सपोज मैंने इस फोकल लेंथ को एक ऐसी जगह पे रखा है जहां पर अगर इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है ना, तो जो सराउंडिंग है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। वैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और एयर का कम है तो लाइट आने के बाद बेंड हो जाती है, लेकिन अगर साइडों में जो सराउंडिंग है वो एयर नहीं है बल्कि वो कोई ऐसा लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है जो कि ग्लास का है, तो बेटे जो लाइट रेज आएंगी वो कभी भी बेंड नहीं होगी, वो स्ट्रेट जाती है। अगर वो बेंड नहीं होगी तो फोकल लेंथ कभी आएगी, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इंफिनिटी। ये क्वेश्चन ये है, क्योंकि बेंडिंग तब होगी ना जब मीडियम चेंज होगा। अगर ग्लास भी सेम है, सराउंडिंग में जो जगह है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, फिर तो बेंडिंग होगी ही नहीं। राइट ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास बिकम इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 32 में टू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 join to form a biconvex lens, the focal length of the combined lenses। बेटे ये ना एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आई डोंट नो इस फॉर्मूला में हमारी बुक में नहीं है। इसका फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर वो आपसे कहे कि दो लेंस जोड़कर एक लेंस बनाया है, उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ 1/f। अब यहां पर क्या आएगा, 1/40 + 1/40। इसका आंसर निकालना है 1/20 आएगा एलसीएम ले, तो f कितना हो जाएगा, टोटल फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला याद रखना है, फोकल लेंथ रेसिप्रोकल लेके ऐड होती है और फोकल लेंथ का इन्वर्स होता है पावर, पावर सिंपली ऐड p1 + p। हाँ जी 33 नंबर क्वेश्चन जरा देखो, मैं व्हाइट बोर्ड रेज करने लगा हूं, इसमें कई टेक्निकल पॉइंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 33, इन YDSC is performed with a blue and a green light। तो बताएं किसमें जो है वो डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमा ज्यादा होगा सेंटर लाइन से। तो बेटे अगर आप देखें ना, मैक्सिमा की पोजीशन हमने निकाली थी y = m ln l। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए y भी ज्यादा होगा।
ठीक है, तो जरा बेटे मुझे बताएं किस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, ग्रीन की या ब्लू की? वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन की। ग्रीन की ज्यादा है। तो बेटे जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा है किससे? ब्लू से। तो y की वैल्यू भी, इसको हमारे को x बोल रही है, वो ग्रीन की ज्यादा होगी ब्लू से। An optically active compound rotate the plane of polarized light. Optically active compound क्या होता है? Like polaroid नहीं, polaroid नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देते हैं। जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अक्सर पेशेंट का शुगर टेस्ट पता कैसे करते हैं? देखिए, उसके ना ब्लड का एक सैंपल ले लेते हैं। आपको जो शुगर है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, शुगर कंटेंट। अब होता बेटे पता क्या है, ये अगर एक लाइट है ऐसे अनपोलराइज्ड है, जब ये किसी भी शुगर, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल में से गुजरेगी, पता क्या होगा? इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, पहले ये वाला एंगल 90 था, अब ये वाला एंगल चेंज हो गया। ऐसे क्रिस्टल जो कि प्लेन को चेंज करते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स। और जितना ज्यादा प्लेन चेंज होती है ब्लड में, उतने शुगर कंटेंट ज्यादा होते हैं। यहां से पता लग जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगी अल्फा, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्वेश्चन नंबर 35 में द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस इज 54। तो आपने फोकल लेंथ आई की और ऑब्जेक्टिव की निकालनी है। ऐसा सवाल कल भी किया था हमने। m इज इक्वल टू व्हाट? f नॉट ओवर f। f नॉट क्या आ जाएगा? m f। f नॉट आ जाएगा m f। लेंथ क्या होती है? f नॉट प्लस f e। f नॉट की जगह क्या आ जाएगा? m f e प्लस f। यहां से आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू m प्लस 1 f e। f e क्या हो जाएगा? l ओवर m प्लस 1। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी है बताएं? 54। और m 8 है, 8 प्लस 1 9, 54 बाय 9 क्या आएगा? 6। f 6 आ जाएगा। f की वैल्यू यहां पुट करें 6, m 8 है, यहां पे आ जाएगा 48। 48 एंड 6, 48 एंड 6, 6 एंड 48 अल्फा ऑप्शन। क्योंकि पहले उसने पूछी आई पीस की, तो पहले 6 बाद में 48। 36 में an object is placed at a distance of 20 cm from converging lens। तो ये P है। The distance between image and object is 40। The focal length is, बड़ा टेक्निकल सवाल है और मुश्किल सवाल है। देखिए बेटे, 1 over f किसके इक्वल होता है? 1 over p plus 1 over 3। ऐसे उसने आपको दिया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 20 cm from converging lens। तो बेटे p उसने दिया 20, लेकिन आप q की जगह 40 नहीं लिखेंगे, क्योंकि q होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, लेकिन उसने क्या बोला है? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज 40। बेटे जरा देखिए, आपने केस पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट 2f पर हो तो इमेज भी कहां बनता है? 2f पर। मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक 20 है, तो ये भी क्या होगा? 20। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 40। वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस अगर 40 है, तो इसका मतलब ये है कि 20 का डबल होगा ना 40। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट 20 पर है तो इमेज भी 20 पर ही होगा। इस क्वेश्चन में ये टेक्निकलिटी है। तो यहाँ पर q की जगह आप लिखेंगे 20, क्योंकि ये q है, ये वाला डिस्टेंस। बेटे 1/20 प्लस 1/20 का आंसर आ जाएगा 2 1/20, 1/10। बेटे f10 आ गया। 37 में द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ 15 नियर पॉइंट 25 है, तो आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन बतानी है। तो बेटे मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। m is equal to 1 plus b by f। b है 25, f है 15, 1 plus 25 by 15, 1 plus 5 by 3, 3 LCM, 3 plus 5, 8 by 3।
8/3 का आंसर आ जाएगा 2.7। 38 नंबर क्वेश्चन में बताना है आपने किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा है, रेड, येलो, ब्लू। क्योंकि बार बार मैंने बताया है डेल्टा वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सबसे ज्यादा रेड के लिए, फिर येलो, फिर ब्लू। In an experiment to measure the wavelength of light of a double slit, it is found that fringes are too close together, that they are easily count. To spread out the fringes, ये देखो, डेल्टा वाई होता है लैम्डा एल ओवर डी। वो कहता है मैंने फ्रिंजेस को स्प्रेड आउट करना है, मतलब डेल्टा वाई बढ़ाना है, तो डेल्टा वाई बढ़ाने के लिए डी कम करना पड़ेगा, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स शुड डिक्रीज, लैम्डा शुड इंक्रीज, एल शुड इंक्रीज। तो लैम्डा इंक्रीज वाली ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डिक्रीज द स्लिट सेपरेशन, डी कम करें, डेल्टा वाई बढ़ जाएगा, अल्फा ऑप्शन। और आज की डिस्कशन का आखिरी सवाल है, इन YDSC the 10th maxima of wavelength lambda1 is at a distance of y1 from its central maximum, and 5th maxima is at a distance of y2 lambda2, ठीक है। द रेशियो ऑफ y1 over y2। बेटे देखिए बड़ा आसान सवाल है स्टूडेंट, अगर आप देखें तो y1 लैम्डा से क्या रिलेशन है, करेक्ट, लेकिन जो बोले 5th मैक्सिमा और अगर ये देखिए ना ये m और लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे, अगर ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हो तो यहाँ पे सिर्फ m लैम्डा रह जाएगा, और m लैम्डा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि m लैम्डा के इनवर्स है, m लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा इधर आ जाएगा ना, तो m लैम्डा का क्या हुआ, इनवर्स। अब उसने आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ y1 रेशियो y2, सॉरी उसने y1 रेशियो y2 पूछा हुआ है आपसे। हाँ ठीक है, हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा, यहाँ से y1 और y2, y1 और y2, ठीक है। और बेटे उसने बोला क्या हमें 10th मैक्सिमा, जब 10th मैक्सिमा तो लैम्डा 1 10 लैम्डा 1 और सेकंड में 5th मैक्सिमा, बेटे ये आ जाएगा 2 लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2, अल्फा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो बेटे ये जो लाइट वाला चैप्टर जिन बच्चों को मुश्किल लगता है, मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं अगर आप वही याद रख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर ऊपर लाइट पड़ी है, m लैम्डा के साथ क्या लिखा आपने सबसे टॉप पे? m लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटे कल क्लास है आपने सेम टाइम पे, कल क्लास आपकी इसलिए क्योंकि आपके एफएससी के पेपर अब होने वाले हैं, तो हम जल्दी से जल्दी सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। सर जी जी सर